This conference will now be recorded. ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है आई के पास्ट पेपर का IS 36 जब तब FR 2 के सिलेबस में था। ये क्वेश्चन हम पहले करते हैं क्योंकि जिन बच्चों से मैंने पूछा है उन स्टूडेंट्स ने कहा है कि जनाब क्वेश्चन नंबर 1 में ज्यादा इशू आया है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 2। तो हम दोनों क्वेश्चन करते हैं। दोनों क्वेश्चन करने का स्टाइल देखना है आपने। तो क्वेश्चन की अगर रिक्वायरमेंट देखी जाए तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही सबसे पहले पढ़ी जाती है। कहता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। किस डेट को? 30 जून 2008 को। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इम्पेयरमेंट लॉस का करवा देता हूं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस तब होता है अगर कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाए रिकवरेबल अमाउंट। अपने माइक काइंडली ऑफ रखा करें। अगर कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाए रिकवरेबल अमाउंट से तो हम कहते हैं एसेट इंपेयर हुआ है। अदरवाइज नहीं। तो जब भी सवाल करने लगेंगे हमारा फोकस इन दो चीजों के ऊपर होगा। फिर रिकवरेबल अमाउंट में दो बातें आती हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ओके की बात। और दूसरा है वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। क्लियर होगी बात? चले जनाब, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी, क्योंकि आप लोगों ने पेपर में मैनुअल सॉल्व करना है। तो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज डिस्क्लोज्ड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एप्रीकोट लिमिटेड। एप्रीकोट लिमिटेड, राइट। एप्रीकोट लिमिटेड के बाद हमने देखना है इम्पेयरमेंट लॉस की वर्किंग करनी है, तो हम लिख देते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। किस साल का इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है हमने? 30 जून 2019, बल्कि यहां पर देख लेते हैं 30 जून 2018। 30 जून 2018। जी जनाब, 30 जून 2018 में हमने करना क्या है? वही तरीका जो मैंने आपको बताया था कि यहां पर हम एसेट लिख लेते हैं अगर एक से ज्यादा है। यहां पर हम लिख लेंगे कैरिंग अमाउंट या कैरिंग वैल्यू। कैरिंग अमाउंट, उसके बाद हम लिख लेंगे रिकवरेबल अमाउंट। और उसके बाद हम लिखेंगे कि एसेट इंपेयर हुआ है या नहीं। क्वेश्चन के अंदर उसने बताया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात की है, तो हम भी यहां पर लिख देते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हमें कैरिंग अमाउंट अगर गौर फरमाए 30 जून 2018 की कैरिंग वैल्यू खुद दे दी 610 मिलियन। इसको हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, रुपीज एंड मिलियन है।
610 million. रिकवरेबल अमाउंट के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। ये हमारा सोल्यूशन था जहां पर हम वर्किंग शुरू कर देते हैं रिकवरेबल अमाउंट की। रिकवरेबल अमाउंट होता है जनाब हायर ऑफ, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और वैल्यू इन यूज। हमने करना क्या है, पहले सबसे पहले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हम देखते हैं ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है या नहीं। अगर आप गौर फरमाओ क्वेश्चन पे लिखा हुआ है एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड टू बाय इमीडिएटली 570 मिलियन। इमीडिएटली का मतलब है जिस दिन हम अपना ये काम कर रहे हैं 570 मिलियन हमें उसका रेट लगा। बट एपीएल हैज इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू द कस्टमर 45 मिलियन, लीगल कॉस्ट 10 मिलियन। फिर उसने लिखा हुआ है कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर डिस्पोजल ऑफ प्लांट। क्या ये भी कॉस्ट टू सेल है कि आपने एसेट बेच दिया, एसेट बेचने के बाद आपको पिछले प्रोडक्शन प्रोसेस को रीऑर्गेनाइज करने पे कॉस्ट आ रही है, तो ये क्या उसको सेल करने पे कॉस्ट आ रही है? नो, ये उसके सेल करने पे कॉस्ट नहीं आ रही। हमने माइनस करनी होती है कॉस्ट टू सेल, जो उसको बेचने पे खर्चा आएगा। ये तो आपने उस एसेट को बेच दिया, बेचने के बाद जो बाकी आपने पिछला प्रोसेस रीऑर्गेनाइज किया, तो उसकी वो फेयर यानी कॉस्ट टू सेल नहीं होती। कॉस्ट टू सेल होती है जो बेचने पे खर्चा आएगा। कि कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू द कस्टमर ये बिल्कुल कॉस्ट टू सेल है, और लीगल फॉर्मेलिटीज ये भी कॉस्ट टू सेल है। एसेट तो आपका बिक गया, उसके बाद जाहिर सी बात है जब आप एसेट बेचोगे तो पिछले काम के लिए आप अपने आप को रीऑर्गेनाइज करोगे वर्क प्रोसेस को जारी करने के लिए, तो ये कौन सी कॉस्ट टू सेल है? तो कॉस्ट टू सेल इसमें 45 और 10 मिलियन है बस। तो जनाब आप कॉस्ट टू सेल अगर आप लिखोगे सर माइनस 45 माइनस 10, बताया जनाब कितनी अमाउंट आ गई? 570 माइनस 45 माइनस 10। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी रिकॉर्डिंग हो रही है? सर 515 चलें जनाब, नेक्स्ट आगे चलते हैं। वैल्यू इन यूज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। बहुत ध्यान से बातें सुनिए आपने, बहुत ध्यान से। वैल्यू इन यूज की सर जी डेफिनेशन है, रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर दीजिएगा, नेट सही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। नेट आप लोगों का हमेशा ठीक नहीं होता, डिपेंड करता है, चाहे नीयत भी तो डिपेंड करती है ना, कि नीयत भी ठीक होनी चाहिए। नेट तो बात की बात है। चलें, वैल्यू इन यूज क्या चीज है? वैल्यू इन यूज है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो expected to generate from that asset। ये डेफिनेशन कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है ये। कैश फ्लो होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों गिवन है
तो उसको माइनस कर लेंगे, एक ही साल के अगर हूं, एक ही टाइम के। और तीसरी बात, एक्सपेक्टेड टू जनरेट फ्रॉम दैट एसेट। और उसके लिए जरूरी है कि जब हम इस्तेमाल कर रहे हो, आज हम इंपेयरमेंट कर रहे हैं तो इंपेयरमेंट लॉस ही अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखा हुआ है, ये बताया हुआ है उसने, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द प्लांट 30th जून 2019। हम कहां पे खड़े हैं? हम कहां पे हैं? 30th जून 2018 पे। वैल्यू एंड यूज होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। तो ये 2019 का डाटा फ्यूचर कैश फ्लो का है। इनफ्लो फ्रॉम सेल एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर 250 मिलियन, ये हमारा इनफ्लो है। एग्जिस्टिंग कंडीशन, जब हम इंपेयरमेंट लगाते हैं ना, तो जहरी सी बात है उसकी हालत को देखकर इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया जाता है, उसकी ओरिजिनल करंट सिचुएशन को देखकर। वो कहता है अभी इसी हालत में अगर एसेट आप इस्तेमाल करते हो तो 2019 में आपको 250 मिलियन का इनफ्लो होगा। तो मैं यहां पर ऐसे ईयर 1 2019 लिख लेता हूं और यहां पर इनफ्लो लिख लेता हूं, और यहां पर 250 मिलियन 2020 भी है, 2021 भी है। राइट, आगे चलें, जरा ध्यान से चलते हैं, एक एक बात पढ़ के। ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन, ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन। उसने मेहरबानी की कि उसने डेप्रिसिएशन के अलावा कॉस्ट बता दी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो कैश फ्लो होता ही नहीं है, हमने डेप्रिसिएशन तो लेनी नहीं थी। तो ऑपरेशनल कॉस्ट 25 मिलियन, मतलब जो उसको, ये है हमारा आउटफ्लो 25 मिलियन 2019 का। कहता है जनाब ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि उस यानी उससे सर जो जो हमारा खर्चा आएगा वो। जी, कोई सवाल पूछना चाह रहा है? सर जी, या जी सर जी, मैं एक दफा पूछना चाह रहा था कि जो कैश फ्लो दिया होता है हाँ उसके जी, अंदर कौन कौन से खर्चे जो होते हैं वो मतलब कि खर्चे में नहीं आएगा। वैसे तो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस में लिखते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये हमारा, लेकिन इधर आप कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन मैं कैश फ्लो से मुराद है कि वो एक्सपेंसेस जो इन फॉर्म ऑफ कैश हूं, कि हमारा खर्चा हो, जैसे हम सैलरी है कैश फॉर्म में पे करते हैं, रेंट है कैश फॉर्म में पे करते हैं, जो डेप्रिसिएशन है उसके ऊपर ऑलरेडी एक्सपेंस हो चुका होता है, लेकिन करंट ईयर में एक्सपेंस तो लिखते हैं, लेकिन हमारा उस वक्त कैश आउट नहीं हो रहा होता। ऐसे ठीक हो एक्सपेंसेस, गया। ठीक है। और वैसे भी अभी आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़ी एक बैच ने, तो बाकी दोनों ने पढ़ लिया है, तो परेशानी ना लें, जब कैश फ्लो पढ़ेंगे तो इसमें ये चीजें ज्यादा क्लियर भी हो जाएंगी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये कैश फ्लो नहीं है। थैंक यू। आगे जरा देखें, वो कहता है एक्सपेंसेस टू बी पेड, जरा ये गौर फरमाना है, expenses to be paid in respect of 2018 accruals 8 मिलियन। हमने 2019 के कैश फ्लो लेने हैं, ये 2018 के पैसे हैं, एक्रूड थे, 2019 में पे कर रहे हैं, तो ये 2019 का एक्सपेंस है ही नहीं, इसलिए इसको भी हमने कैश आउटफ्लो कंसीडर नहीं करना, क्योंकि ये एक्सपेंसेस 2018 का है, इसको भी इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लांट कैपेसिटी। देखिए, इंपेयरमेंट टेस्ट लगता है करंट कैपेसिटी, करंट सिचुएशन पे। वो कहता है अगर 2019 आएगा, अभी हम खड़े हैं 2018 पे, कहते हैं 2019 में प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 60 मिलियन का खर्चा आ गया, तो अगर वो 60 मिलियन का खर्चा आया, उसको हमने रेनोवेट करवाया, अल्टर करवाया, ओवरहॉलिंग उसकी करवा ली, फिर तो हो सकता है एसेट इंपेयर ही ना हो।
वो तो 2019 में ऐसा काम होना है। हमने कब देखना है? हम 30 जून को देखना है उसकी जो सिचुएशन है, जो उसकी कंडीशन है उसको। तो जो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 2019 में खर्चा होना है, हमने उसको इग्नोर करना है, क्योंकि उससे इनफ्लो या आउटफ्लो जो हमारा एक्सपेक्टेड है उससे उसका कोई वास्ता नहीं है आज की सिचुएशन के हिसाब से। तो जनाब ये जो 2018 में कैपेसिटी इंक्रीज की है ये भी इग्नोर करेंगे, और जो एडिशनल इनफ्लो आया है अपग्रेड करने की वजह से ये भी इग्नोर करेंगे। इसकी वजह सुन ले। हमने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है आज एसेट की हालत को देख के। अगर फ्यूचर में एसेट का पर आप खर्चा कर देते हो उससे तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगी, उसकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है, उसकी लाइफ भी बढ़ सकती है। तो फिर आज वाली सिचुएशन तो खत्म हो जाएगी, आज वाली कंडीशन तो चेंज हो जाएगी। तो फ्यूचर में अगर हमने देखना है तो सिर्फ आज की सिचुएशन, आज की कंडीशन के जो फ्यूचर में इनफ्लो और आउटफ्लो होने हैं सिर्फ हमने वो देने। अब्दुल रहमान पूछता है सर जी 2019 की इंफॉर्मेशन क्यों बताई है? वैल्यू एंड यूज की डेफिनेशन क्या है अब्दुल रहमान? वैल्यू एंड यूज की डेफिनेशन है एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो। तो फ्यूचर कैश फ्लो तो हमारे पास होने चाहिए, लेकिन कौन से कैश फ्लो? मौजूदा कंडीशन के हिसाब से, अपग्रेड करने से नहीं। उसके बाद एक बात याद रखें, ये बात आपको जब आप लोग पढ़ोगे उसके अंदर कैश फ्लो के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन 30 मिलियन, इसको भी नॉन कैश आइटम कंसीडर किया जाता है। ऐसा क्यों है, कैसे है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट के अंदर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर को नॉन कैश आइटम ही कंसीडर करते हैं। ठीक होगी बात? उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट है 15 मिलियन। बिल्कुल, मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी नॉन कैश आइटम है कि एसेट्स की मेंटेनेंस पे, उसी एसेट की मेंटेनेंस पे जो एक्सपेंस आ रहा है 15 मिलियन आउटफ्लो है हमारा। मेन आपने ये देखना है उस एसेट के ऊपर खर्चा करना है। सॉरी, मैंने कहा इंटरेस्ट जो होता है वो तो कैश में ही जाता है, वो तो कैश आइटम नहीं। आप क्या पढ़ रहे हो? एसेट की इंपेयरमेंट, एसेट से रिलेटेड कैश ऊपर जो खर्चा होगा या एसेट से जो रेवेन्यू आएगा, हमने सिर्फ उसको देखना। ठीक है, ठीक हो, चलें जी, ठीक हो। नेक्स्ट है जनाब टैक्स पेमेंट ऑन प्रॉफिट। अब ये देखें जरा गौर फरमाए, टैक्स पेमेंट ऑन प्रॉफिट, तो ये हमारा आउटफ्लो नहीं होगा। ओके होगी बात? राना अहमद का सवाल है कि सर मेंटेनेंस कॉस्ट से भी तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। राना अहमद, एक होती है नॉर्मल मेंटेनेंस, रूटीन की मेंटेनेंस। ठीक है, जो रूटीन की मेंटेनेंस होती है ना उसको ऑलरेडी कंसीडर किया जाता है। एक होता है ओवरहॉलिंग, मतलब एक मेजर एक्सपेंस करना जिससे कैपेसिटी बढ़ जाए, ये वो नहीं है, ये रूटीन की मेंटेनेंस है कि जो रूटीन में आप लोगों ने उसको यानी रिपेयर वगैरह हल्का फुल्का करते रहना है, ये वो एक्सपेंस है सर। सर डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होगी इसके अंदर, इनफ्लो के अंदर? इनफ्लो के अंदर या आउटफ्लो के अंदर? सर इनफ्लो के अंदर ऐड होगी। एक तो ना मैंने आपसे कितनी दफा रिक्वेस्ट किया है कि जहां पर बैठते हो ना काइंडली वो ना एनवायरनमेंट क्लास वाला होना चाहिए। ठीक है, आप लोग किसी का भी माइक ऑन होता है ना पीछे से इतना ज्यादा शोर आता है। आप ना एक अच्छी जगह पर बैठा करो, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो यार। ठीक है, अब देखें वो डेप्रिसिएशन तब ऐड होती है जब नेट प्रॉफिट गिवन हो। नेट प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं है, ये तो सादा सीधे सीधे उन्होंने इनफ्लो और आउटफ्लो बता दिए। जब नेट प्रॉफिट गिवन होता है उसको कैश फ्लो बनाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड बैक की जाती है। ये तो उसने डायरेक्ट गिवन ही इनफ्लो फ्रॉम सेल्स गिवन किया है, हमें इनफ्लो फ्रॉम सेल्स गिवन किया है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, ना उसने उसके अंदर प्लस की हुई है ना माइनस की हुई है,
हमने सीधा सीधा उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, चले जनाब, ये हमारे 2019 के आउटफ्लो है। हम नीचे लिख देते हैं नेट फ्लो, नेट कैश फ्लो। 250 में से 25 भी माइनस कर दें और 15 भी माइनस कर दें, 210 आ जाएगा। फिर आगे फर्दर देखें, वो कहता है कैश फ्लो फ्रॉम द प्लांट एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज 15% ईच ईयर। कहता है हर साल 15% कैश फ्लो कम होता जाता है। हर साल 15% कैश फ्लो कम होता जाता है और एसेट की 3 साल की लाइफ के बाद वो 100 मिलियन का बिक भी जाएगा। 100 मिलियन का वो एसेट बिक भी जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका 15% कम कर देंगे। एक बात याद रखनी है, जब भी कोई चीज परसेंटेज में कम हो तो 1 माइनस परसेंटेज डायरेक्ट कर दिया करो, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 178.5। फिर इसको मजीद 15% कम कर दो तो कितना आ जाएगा 151.725 प्लस 100 मिलियन। किसी को 100 मिलियन की समझ लगी है जो प्लस किया है? जो 100 मिलियन प्लस किया है, किसी को समझ लगी है? यस सर, डिस्पोजल की यस वैल्यू। सर, रेजिडुअल Value है। रेजिडुअल वैल्यू सर। अब फाइंड कर लो प्रेजेंट वैल्यू। 210 ओवर 1.09 की पावर 1 प्लस 178.5 ओवर 1.09 की पावर 2 प्लस 252.725 ओवर 1.09 की पावर 3। जी जनाब, आंसर बता दें। सबको पुट करें अपने कैलकुलेटर में। $537 आंसर आ रहा है एक शख्स का। बाकी भी एक दफा चेक कर लें कि क्या उसका आंसर ठीक है या नहीं। $538 पॉइंट समथिंग है। 538 है सर। ठीक हो गया जनाब। अब आ जाओ जरा, वैल्यू एंड यूज आ गया 538। हमें चाहिए होता है हायर ऑफ। तो बताएं इसमें रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 515 या 538? 538 सर। 538। अब बताएं एसेट इंपेयर हुआ है या नहीं? एसेट इंपेयर हुआ है या नहीं? अगर हुआ है तो हुआ है कितनी सर। अमाउंट से? अगर एसेट इंपेयर हुआ है तो कितनी सर ये अमाउंट? हुआ है 72 सर। 72। और अब फर्दर एसेट की कौन सी वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में या वर्किंग में कैरी करेंगे? 530। एक बात याद रखें, रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो फेयर वैल्यू पे एसेट आगे कैरी होता है, और अगर कॉस्ट मॉडल हो तो फिर लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट पे आगे कैरी होता है। कॉस्ट मॉडल पे लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो तो फिर जो फेयर वैल्यू उसकी आ रही है वही। चले जनाब, क्वेश्चन करते हैं इसका दूसरा, कि जो कि इससे ज्यादा आसान है और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल था। अच्छा, एक बात याद रखें, जब कभी आपको सवाल के अंदर ये डिस्काउंट फैक्टर फाइंड करके दे दिया जाए
तो आप लोग इसको डायरेक्ट नेट फ्लो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। यानी जो हम करते हैं ना डिवाइडेड बाय 1.09, ये वो उसको डिवाइड करके हमें दे देता है। पेपर में कभी कभी वो डिस्काउंट फैक्टर दे दे तो हर साल का डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। चले मेरे भाई इस सवाल के अंदर भी आ जाओ, उसने इंपेयरमेंट का ही पूछा है। कहता है कि जनाब द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बोथ एसेट्स या प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 years। फेयर कहते 3 साल उसकी रिमेनिंग लाइफ है। द फेयर वैल्यू एंड WDV ऑफ द प्लांट उसने दे दिया P1 P2, उसकी WDV फेयर वैल्यू और कॉस्ट टू सेल भी बता दिया। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम ईच प्लांट इन नेक्स्ट 3 years। एनुअल इनफ्लो, वर्ड क्या लिखा हुआ एनुअल, हर साल। इनफ्लो भी उसने बता दिया, आउटफ्लो भी बता दिया, फिर उसकी रेजिडुअल वैल्यू बता दी, और रेजिडुअल वैल्यू पर जो खर्चा आया, मतलब आखिर में जब उसे बेचेंगे, बेचने के बाद, बेचने के दौरान भी कुछ खर्चा आया तो वो हमारा आउटफ्लो होगा, उसको भी हम नेट कर देंगे। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, सारी इंफॉर्मेशन उसने बता दी। 2 प्लांट है, तरीकाकार हमें पता है। यहां पर मैं लिख दूंगा एसेट, यहां पर लिख दूंगा कैरिंग अमाउंट, आपने पूरा लिखना है, रिकवरेबल अमाउंट, इंपेयरमेंट। दरमियान में साइन ग्रेटर का लिख दोगे ताकि आपको याद रहे कि अगर कैरिंग अमाउंट एक्सीड करेगी तो इंपेयरमेंट होगा। P1 P2, P1 की कैरिंग अमाउंट है 220 एंड 160, 220 160। अमाउंट इन मिलियन है, ये बात कभी ना भूलना, रुपीज एंड मिलियन, कि रुपीज मिलियन में है तो मिलियन में लिखना है, 1000 में है तो 1000 में लिखना है। रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ, तो रिकवरेबल अमाउंट की हम वर्किंग करते हैं। P1 की अलग करेंगे, हायर क्या होती है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल P1 का कितना बताया हुआ है, 210 माइनस 7, 203। वैल्यू इन यूज भी बताई हुई है, हर साल 105 का इनफ्लो, हर साल 11 का आउटफ्लो, फिर सेल प्रोसीड 8 और डिस्पोजल से 8 हासिल करने के लिए 2 मिलियन का एक्सपेंस भी आया है, तो ये भी हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। तो जनाब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 क्या करेंगे, इनफ्लो उसने हमें बता दिया 105, फिर आउटफ्लो उसने बता दिया 11 का, अभी मैं सिर्फ P1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। नेट फ्लो 105 में से 11 अगर हम माइनस कर दें तो 94, लास्ट वाले 94 के अंदर हम प्लस कर देंगे 8 माइनस 2, लास्ट, क्योंकि जो साल के एंड में हमने एसेट अपना रेजिडुअल वैल्यू पे बेच देना है, 8 मिलियन का सेल करना है और 2 मिलियन का तब खर्चा भी आएगा, तो वो आउटफ्लो हो जाएगा। अब पेपर में कभी कभी आपको डिस्काउंट फैक्टर फाइंड करके दे दिया जाएगा, तो आप लोगों ने अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जिंदगी में ना गिवन हो, डिस्काउंट फैक्टर गिवन हो, जैसे 0.909 है, 0.826,
0.751 आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। या तो वही 1.1 की पावर 1 पे डिवाइड कर दो, फिर 2 पावर कर दो, फिर 3 पावर कर दो, तो यही फैक्टर बनेगा। तो 94 मल्टीप्लाइड बाय 0.909 कितनी वैल्यू आ जाएगी? 85 85.44 पॉइंट को छोड़ते हैं फिलहाल। 94 मल्टीप्लाइड बाय 0.826 78 और ये 94 नहीं है, ये 100 है। 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.751 लो जनाब 85 को 78 में प्लस कर दो 75.1 हमारे पास 238 वैल्यू इन यूज आ सर सर जी। सर ये 0.909 कैसे है? सॉरी समझ ले क्या पूछा है? ये 0.909 कहाँ से आया? अच्छा ये 0.909 ना, ये उसने गिवन किया है डिस्काउंट फैक्टर, नजर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। ये उसने 10% का जो हम कहते हैं ना 1 प्लस आई की पावर 1 उसने डिवाइड करके हमें दे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर डिस्काउंट फैक्टर दे दिया जाए तो इनफ्लो से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आप रेट को अगर इस तरह से करोगे ना 94 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 1 तो आंसर फिर भी 85 ही आएगा। आप अपने तरीके से करके देखना तब भी। लो जनाब 203 और 238 में हायर कौन सी वैल्यू है? 238 हायर ऑफ लिखना है ना, नहीं हुआ एम्पेयर। नो इम्पेयर। यस सर। डन। सेम प्रोसीजर Yes, sir. P2 का, सेकंड प्लांट का सेम प्रोसीजर। जी जनाब प्लांट 2 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 150 -4 -4 140। वैल्यू इन Yes, यूज sir. पे आ जाओ। ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 55 -5 55 हमारे पास है इनफ्लो, 5 है आउटफ्लो और नेट फ्लो सबका आ गया 50। लेकिन आखिरी साल में 3 - 1 2 भी ऐड करें। 2 -1 नहीं है सर, दोबारा देखना एक दफा। 3 है, 3 और 1 है ना, चलें 3 और ठीक 1 है। 3 और 2 1 P2 का। ठीक हो गया सर। ठीक है, चले जनाब उसी पे ही आप ना डिस्काउंट फैक्टर गिवन हो तो डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर रेट गिवन है तो फिर वैसे डिवाइड कर दो जैसे हम करते हैं। 0.909 0.826 0.751। जी जनाब सबसे पहले 45 यस सर 45.45 उसके बाद फिर आ गया 50 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.826 से 41.3 फिर 52 को मल्टीप्लाई कर दिया मेरे भाई 0.751 से तो 39। 39.052 सबको प्लस कर लो। कितना आ गया?
सर 125 120 1 to हमने 5 लिखना है sir. हायर 1 to 5. हायर बता दो 146 146 चलें जनाब हो गया एम्पेयर सर 146 ग्रेटर आ गया कितने की इम्पेयरमेंट हुई यस सर 14 की 14 सर ये हो गई सर 14 की अब आप मुझे बताओ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वैसे ये सवाल हमारा खत्म हो गया ये मैं एक्स्ट्रा एडिशनल चीज बता रहा हूं ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं बता रहा एडिशनल चीज बता रहा हूं कि Yes, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी अमाउंट जाएगी और एसओएफपी में प्लांट के नाम से कौन सी अमाउंट जाएगी पीपीई के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जरा गौर फरमाएं इंपेयरमेंट लॉस के नाम से 14 मिलियन और एसओएफपी में पहला एसेट इंपेयर नहीं हुआ एक बात याद रखने अगर एसेट फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन मॉडल हो उसका और तरीका होता है उसको हमेशा फेयर वैल्यू पे लिखते हैं कॉस्ट मॉडल पे हम लिखते हैं अगर एसेट इंपेयर हो जाए तो रिकवरेबल अमाउंट पे ना हो तो कैरिंग अमाउंट पे तो पहले एसेट की वैल्यू किस पे लिखोगे पहले एसेट की वैल्यू पहला एसेट 220 पे आएगा 220 पे सर ऐसा 146 पे 146 पे आएगा तो एसओएफपी के अंदर जो हमारे पास एसेट्स की वैल्यू आएगी वो 220 प्लस 146 हाँ अगर डेप्रिशिएट करना होगा तो 220 डेप्रिशिएट हुआ होगा और 146 डेप्रिशिएट होगा एक स्टूडेंट का मैसेज के साथ 220 की समझ नहीं लगी आपका जो P1 है जो एसेट P1 है आपका वो एसेट इंपेयर नहीं हुआ था तो इसका मतलब है वो अपनी ही बुक वैल्यू पे आएगा ठीक है और जो एसेट P2 है वो इंपेयर हुआ है तो वो 146 पे आएगा आगे फर्दर अगर हमने कॉस्ट मॉडल चल रहा है जी कॉस्ट मॉडल है बिल्कुल कॉस्ट मॉडल है और इंपेयरमेंट लगता ही कॉस्ट मॉडल पे है बहुत कम चांसेस हैं 5% चांसेस होते हैं कि रिवैल्यूएशन मॉडल का अलग से सवाल है वो हो इंपेयरमेंट का वो जो हमने सवाल किया है सर कल आपने ठीक है? करवाया था ना रिवैल्यूएशन का भी वो रिवैल्यूएशन मॉडल था एक ही सवाल है तो आपने जो कल सवाल करना है मेरे भाई वो लिख ले पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 और प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1+2 क्योंकि छोटे छोटे जो सवाल हैं इसको खत्म करते हैं कल इंशाल्लाह कल हमें चाहे कोई 10-15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी तो हम ले लेंगे और इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे ठीक है जनाब ओके जी अपना ख्याल ठीक हो गया सर ये क्वेश्चन नंबर 1 जी सर ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो है कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लांट कैपेसिटी सर ये एक्सप्लेन कर दें देखें ये हमारे जो एसेट है ना एग्जिस्टिंग कंडीशन वाला वो एग्जिस्टिंग कंडीशन के ऊपर हमने इंपेयरमेंट लगानी होती है एग्जिस्टिंग कंडीशन के ऊपर ये नहीं कि अगर हम कल को एसेट के ऊपर कोई खर्चा कर दे मेजर तब तो एसेट इंपेयर होगा ही नहीं फिर तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी सही ठीक है बताएं चले मजीद सर ये कल करंट 10 मिनट हम सर ये 10 करंट मिनट टाइम हम में भी तो बात कर लेंगे कल फिजिकल क्लास में हम 10 मिनट बात कर लेंगे इसी चीज के ऊपर ठीक है आप अपने साथ असाइनमेंट लाइएगा जरूर राइट ओके जी अल्लाह हाफिज